नमस्कार प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। यानी कि हम ठोस अवस्था में अगला जो हमारा टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे कि किस तरह से जो कण हैं वो व्यवस्थित हैं। ये तो हमने देखा, लेकिन अब हम देखेंगे कि इनमें कितने कण उपस्थित यानी कि कितनी इनकी संख्या है। तो तैयार हैं आप सब मेरे साथ? चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे किस चीज की? हम बात करेंगे एक जालक की, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक रिवाइज करेंगे। क्यों रिवाइज करेंगे? क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसी से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए, जालक मैंने आप सबको समझाया था और फिर से मैं आपको बता रही हूं जालक होता क्या है। हमने देखा या हमने जाना बच्चों, या आप सब जानते हैं इस बारे में कि जब एक दीवार बनती है, ठीक है, तो दीवार बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? ईंट। बिल्कुल सही पहचाना। तो ईंटें मिलकर के क्या बनाती हैं? दीवार। बहुत सारी ईंटें। अब ईंटें कैसे व्यवस्थित होती है आपने देखा होगा। जो ईंटें होती हैं उसमें उसके आगे ईंट, पीछे ईंट, दाएं ईंट, बाएं ईंट, ऊपर ईंट, नीचे ईंट, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी ईंटें मिल करके और एक दीवार का निर्माण करती है, ठीक है। अब बच्चों, इसी तरह से बात आती है किसकी? जालक की। जालक कैसे बनता है? जालक कैसे बनता है कि ये बहुत सारे बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग बॉक्स आपस में मिल करके और एक जालक का निर्माण करते हैं, ठीक है। आप देखो, एक बॉक्स मैंने आपको अलग से बताया है। यहाँ पर ये अलग से एक पूरा बॉक्स है। इस बॉक्स के पीछे बॉक्स है, दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, ठीक है। तो इस तरह से मिलकर के जो संरचना बनती है उसे हम कहते हैं जालक। अब इसकी परिभाषा हमने क्या देखी थी? इसकी परिभाषा है त्रिविम में असंख्य बिंदुओं की नियमित व्यवस्था को हमने जालक कहा, ठीक है। यानी कि त्रिविम, त्रिविम क्या है बच्चों? तीन एक्सिस। तीन एक्सिस कौन कौन सी होती है हमारी? एक्स, वाई, जेड। तो तीन एक्सिस है हमारे पास में, एक्स, वाई और जेड। इन तीनों एक्सिस पर उपस्थित असंख्य बिंदुओं की संख्या। असंख्य बिंदु क्या है? अवयवी कण। देख सकते हो आप, देखो, एक ये अवयवी कण है, दिख रहा है आपको, एक ये अवयवी कण है, एक यहाँ अवयवी कण है। तो इस तरह से बहुत सारे अवयवी कण थ्री डायमेंशन में या त्रिविम में इस तरह से व्यवस्थित है कि एक जालक का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये एक व्यवस्था है किसकी? अवयवी कणों की। अब अगर मैं यहाँ से एक सिंगल बॉक्स को उठा लूं, एक सिंगल बॉक्स को अगर मैं यहाँ लूं तो उसे हम क्या कहेंगे? देखो, जिस तरह से मैंने कहा कि दीवार बनने के लिए क्या चाहिए? ईंट। तो एक सिंगल ईंट क्या होगी? उस पूरी दीवार की सूक्ष्मतम इकाई। यानी कि अगर छोटी से छोटी इकाई का कहा जाए कि दीवार की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो एक ईंट, ठीक है। तो इसी तरह से जालक की सूक्ष्मतम इकाई हमारी क्या हुई? एक सिंगल बॉक्स, है ना। तो इस सिंगल बॉक्स को हमने क्या नाम दिया बच्चों? इस सिंगल बॉक्स को हमने नाम दिया है इकाई कोशिका यानी यूनिट सेल, ठीक है। इकाई कोशिका या यूनिट सेल जालक में उपस्थित सूक्ष्मतम इकाई को। तो यहाँ पे देखो, एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में हमने इसे ड्रॉ यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में इकाई कोशिका है या यूनिट सेल है, इसको कैसे हम जानेंगे इसके बारे में? तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको कुछ बातें हैं या इसके कुछ गुण हैं जिनके आधार पर हम इसे कहते हैं कि ये हमारी इकाई कोशिका है, ठीक है। आप देखो, वो गुण हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं बच्चों? वो गुण है हमारे अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण। अक्षीय लंबाई क्या है? अक्षीय लंबाई का मतलब है इसमें तीन तरह की जो होता है परिमाप। देखो, परिमाप हम किसी भी, अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो किसी भी हम घन की बात, तो हम क्या लेते हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये इसका, इस ऊंचाई को हमने नाम दिया सी। क्या नाम दे दिया? सी।
तो इस तरह से हमारे पास में क्या है, ए, बी और सी। यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करूं किसकी, परिमाप की, ठीक है, परिमाप की मैंने यहाँ पे बात की है, तो यहाँ पे परिमाप में मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा अक्षीय कोण, ठीक है, और अक्षीय लंबाई। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षीय लंबाई की। अक्षीय लंबाई, ठीक है बच्चों। अक्षीय लंबाई क्या है मेरी, यहाँ पे अक्षीय लंबाई है यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि ए, बी और सी। अब कोण मेरे क्या है, यहाँ पे कोण है अक्षीय कोण। अक्षीय कोण कौन से कोण है, ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा और सी भुजा के सामने वाला गामा, ठीक है। तो मेरे पास अक्षीय कोण है, अक्षीय कोण है, अक्षीय कोण। तो ये क्या है, ये एक इसके गुणधर्म है, ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। तो बच्चों इस तरह से इस इकाई कोशिका में हम इन दो चीजों को देखते हैं। अब इसके आधार पर हमने इसके अलग अलग तरह के प्रकार भी देखे, है ना। अब आज हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे वो अलग अलग प्रकार में परमाणुओं की संख्या के बारे में, ठीक है। यानी कि हमने देखा कि जो यूनिट सेल है या इकाई कोशिका है या आद्य एकक कोशिका भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इस आद्य एकक कोशिका जो है या फिर इकाई जो सेल है, इसके प्रकार हमने जाने थे। कितने प्रकार देखे थे हमने इसके 4 अलग अलग तरह के प्रकार देखे थे। अब उन सभी प्रकार में किस तरह से अवयवी कण, देखो ये जो दिखाई दे रहे हैं इसके चारों तरफ, ये क्या है बच्चों, अवयवी कण। ये सब क्या है, ये सब अवयवी कण है, देखो दिख रहे हैं आपको। तो ये सब क्या है, अवयवी कण, ये अवयवी कण है। तो अब ये अवयवी कण कितने हैं, ये सब हम जानेंगे एक एक संरचना में, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसकी, सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, हमारी मौलिक प्रकार की इकाई कोशिका, है ना। मौलिक इकाई कोशिका जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, यानी कि SCC। क्या बोलते हैं इसको, SCC, सिंपल सेंटर्ड सेल। यानी कि इस तरह से सिंपल क्यूबिक सेल ये जो बन रहा है, सिंपल यानी मौलिक प्रकार का, मौलिक प्रकार का इस सिंपल प्रकार में हमने क्या देखा था, हमने ये जाना था कि मौलिक प्रकार वो प्रकार होता है जिसमें कि सभी अवयवी कण कहां पर उपस्थित है बच्चों, अवयवी कण उपस्थित हैं सिर्फ और सिर्फ कोनों पर। कहां उपस्थित है, सिर्फ कोनों पर। तो सभी के कोनों पर एक अवयवी कण पूरी तरह से यहाँ पर उपस्थित है। तो हमने क्या लिखा, यानी कि मौलिक इकाई कोशिका या मौलिक जो हमारी कोशिका है यहाँ पर, तो उसको बोला जाता है SCC, सिंपल सेंटर्ड सेल। अब इसमें हमारे पास में अवयवी कण कहाँ उपस्थित है, ठीक है। तो अवयवी कण, अवयवी कण कोनों पर उपस्थित, कोनों पर उपस्थित, यानी कि इसमें मेरे अवयवी कण कहाँ है, उपस्थित सिर्फ कोनों पर। अब बात आती है कि ये कितने हैं। अब मैं तो गिन लूंगी यहाँ पे देख करके, ये तो बहुत सीधा सा सवाल है, आराम से दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो कितने कण है, गिनिए मेरे साथ में, कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी टोटल 8। टोटल कितने हुए, 8 या 8, ठीक है। अब टोटल मेरे पास तो यहाँ पे 8 अवयवी कण है। क्या ये सही उत्तर है, नहीं, ये गलत उत्तर है। क्यों है गलत, वो भी देख लेते हैं। देखो ये जो यहाँ पे एक अवयवी कण है, हमने कहा कि ये एक सिंगल है, यानी कि एक इकाई कोशिका की बात हो रही है। इसके आसपास और भी कोशिकाएं हैं, तो इसका मतलब कि ये जो अवयवी कण है वो पूरी तरह से इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, पूरी तरह से इसमें योगदान
नहीं दे रहा है, तो इसका कितना योगदान है भाई, देख लेते हैं। देखो, यानी कि इसका अभी पूरा अवयवी कण जो है, इस पूरे अवयवी कण का आधा हिस्सा आ रहा है। कितना हिस्सा आ रहा है? आधा हिस्सा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आधा हिस्सा बना देती हूँ। ये मैंने इसका ड्रॉ कर दिया है, मेरे पास में इसका आ रहा है आधा हिस्सा। ठीक है, ये हाफ हिस्सा आ रहा है। ठीक है, आधा हिस्सा आ रहा है। अब आधे हिस्से में भी मेरे पास में ये मेरी भुजाएं आ रही हैं यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, और तो इसके कितने हिस्से हो गए? इसके मेरे पास में 4 पार्टीशन हो गए, यानी कि एक तो मेरे पास में आ रहा है इसका आधा हिस्सा। ठीक है, हाफ, इस पूरी बोल का आधा हिस्सा इस क्यूब में या इस सेल में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब आधे हिस्से का भी कितना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है? ये आधे हिस्से का भी कितना हिस्सा दिखाई दे रहा है बच्चों? 1/4। 4 हिस्से हो गए इस आधे के भी, इस आधे के भी कितने हो गए? 4 हो गए। तो इस हाफ के भी मेरे पास में कितना आ रहा है? 1/4। तो टोटल कितना हुआ मेरे पास में? टोटल मेरे पास में हुआ इसका 1/8। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक अवयवी कण जो कोने पर उपस्थित है वो अपना 1/8वां भाग जो है वो इस इकाई कोशिका को दे रहा है। समझ में आया? यानी कि इसके पास में एक और इकाई कोशिका है, इसके ऊपर भी है, नीचे भी है, पीछे भी है। तो इस तरह से ये जो दे रहा है, यानी इसका कितना भाग इसमें आ रहा है, कितना ये योगदान दे रहा है, वो है हमारा 1/8वां भाग। ठीक है, तो इस तरह से जब एक कण का, यानी कि एक अवयवी कण का योगदान कितना है? 1/8। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक अवयवी कण का योगदान कितना हुआ बच्चों? एक अवयवी कण का है 1/8। तो 8 अवयवी कण का कितना हुआ? 8 अवयवी कणों का योगदान। ठीक है, 8 का योगदान कितना हुआ? सीधी सी बात है, जब में हम कोई भी चीज अगर पूछते हैं, जैसे कि मैंने कहा हम शॉप पे कोई चीज लेने जाते हैं कि भैया ये एक कितने का दिया, या एक बॉल कितने की दी, तो वो कहता है भैया 6 रुपए की दी। तो मतलब 8 बॉल कितने की दोगे? तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, 8 को 6 से गुणा करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो एक अवयवी कण का योगदान अगर 1/8 है, तो 8 हमारे पास में तो 8 अवयवी कण है पूरे, तो 8 अवयवी कण का योगदान कितना होगा? 1/8 गुणा 8, यानी कि टोटल कितना हुआ मेरे पास बच्चों? 1। तो इस पूरे मौलिक इकाई कोशिका में कितने अवयवी कण हुए? टोटल 1। टोटल कितना हुआ? 1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था कि हमने देखा अवयवी कणों की संख्या किसमें, या परमाणुओं की या आयनों की जो भी संख्या होती है वो कितनी संख्या हुई हमारी? 1। किसमें हुई? मौलिक इकाई कोशिका में। ठीक है, या मौलिक इकाई सेल में, यानी सिंपल वाले हमारे सेल में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेल की तरफ। अगला हमारा कौन सा आता है? अगला हमारा आता है बच्चों काय केंद्रित, यानी कि फलक केंद्रित इकाई कोशिका। अगला हमारा आता है फलक केंद्रित इकाई कोशिका। अब फलक केंद्रित इकाई कोशिका किसे कहते हैं? फलक केंद्रित इकाई कोशिका जिसे बोला जाता है FCC, यानी फेस सेंटर्ड सेल। FCC, ठीक है, फेस सेंटर्ड FCC। तो यहाँ पर फेस सेंटर्ड यानी फलक के केंद्र पर, नाम से ही पता पड़ता है कि जो फलक है उसके केंद्र पर क्या उपस्थित है? अवयवी कण उपस्थित है। ठीक है, देखो जिस तरह से एक कमरा होता है एक कमरे में क्या होता है? 4 दीवारें होती हैं, छत होती है और नीचे फर्श होता है। तो टोटल कितने फलक हुए बच्चों? 6 फलक हुए। कितने फलक हुए? 6 फलक हुए। तो इन सभी 6 फलक के मध्य में क्या उपस्थित है? अवयवी कण। देख सकते हैं हम, देखो 1, ये ना 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 6 फलक पर पूरे के पूरे 6 अवयवी कण यहाँ पर उपस्थित हैं। तो फलक केंद्रित इकाई कोशिका या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है वो किसे कहते हैं? इसमें हमारे अवयवी कण कहाँ उपस्थित है?
अवयवी कण सभी कोनों तथा कहाँ उपस्थित है बच्चों? कोनों के अलावा फलकों पर, फलकों पर उपस्थित है। ठीक है, यानी कि अवयवी कण सभी कोनों पर तो उपस्थित है, 8 कोने हैं मेरे पास में, और फलकों पर भी उपस्थित है। ठीक है, तो कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान कितना हुआ? कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान कितना था बच्चों? अभी भी हमने कैलकुलेट किया, कितना आता है? 8 कण है तो 1 का योगदान 1/8 है, तो टोटल कितना हुआ मेरे पास में? 1। ठीक है, अब फलकों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान देख लेते हैं। फलकों पर उपस्थित कणों का योगदान, यानी फलक पर, अब कितने फलक हैं यहाँ पर मेरे? 6। कितने हैं? 6। अब हर एक फलक पर जो कण उपस्थित है उसका योगदान कितना है? देखो, ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका योगदान है बच्चों यहाँ पे आधा। कितना योगदान है? हाफ। क्यों? क्योंकि आधा किधर जा रहा है? ये दूसरे वाले इकाई कोशिका में। ठीक है, यानी फलक के मध्य में, यानी कि फलकों के मध्य में, यानी केंद्र पर जो अवयवी कण उपस्थित है वो आधा अंदर है तो आधा बाहर की तरफ है। ठीक है, तो इसका योगदान कितना हो रहा है इसमें? इस इकाई कोशिका में एक फलक का योगदान कितना हुआ बच्चों? आधा, यानी कि हाफ। ठीक है, तो इस तरह से इसका योगदान हुआ हाफ। तो एक फलक का योगदान कितना है? हाफ, आधा। तो मेरे पास टोटल कितने अवयवी कण हैं जो फलक पर उपस्थित है? 6 अवयवी कण मेरे फलक पर उपस्थित है। तो मेरा क्या होगा? वही सेम चीज जो हमने ऊपर की थी, 1/8 एक अवयवी कण का। तो 6 का कितना हुआ मेरा यहाँ पे? 2 तिया 6, यानी कि 3। 2 3 जा 6। तो अब कुल कणों की संख्या कितनी हुई? कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या कितनी हुई बच्चों मेरे पास में? 3 इसके पास और 1 ये, यानी टोटल कितना हुआ बच्चों यहाँ पे? 4। ठीक है, तो ये आ गई हमारे अवयवी कणों की संख्या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। फेस सेंटर्ड सेल की हम बात करें तो यहाँ पर फलक केंद्रित इकाई सेल में हमारे पास में अवयवी कणों की संख्या कितनी है बच्चों? 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली तरफ। ये तो हमारे हो गए 2 बातें, हमने 2 सेल के बारे में देख ली। 2 इकाई कोशिका में हमने कैसे देखा, इसमें अवयवी कणों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगला हमारा क्या है? वो है हमारा काय केंद्रित इकाई कोशिका या काय केंद्रित इकाई सेल, जिसको बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। और इसका एक नाम और है, हिंदी में एक नाम और उसको बोला जाता है, वो क्या है मैं लिख देती हूँ ताकि आप कभी कंफ्यूज नहीं हो। वो है अंतः केंद्रित इकाई कोशिका। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अंतः केंद्रित इकाई कोशिका। देखो, इसके ये जो दोनों ही नाम दिख रहे हैं हमको, क्या? काय केंद्रित इकाई कोशिका, यानी काय बॉडी सेंटर्ड, यानी पूरी बॉडी के या काय के सेंटर में। ठीक है, और अंतः केंद्रित यानी अंतः सेंटर में, अंदर की तरफ,
ठीक है, अंदर की तरफ पूरी तरह से अंदर है और बीच में हवा में लटका हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, अंतः केंद्रित इकाई कोशिका, या फिर हम कहते हैं काय केंद्रित इकाई कोशिका या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, इसमें सभी कोनों पर तो उपस्थित है ही, इसके साथ साथ अवयवी कण कहाँ उपस्थित है, मध्य में, एक अंदर की तरफ बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अवयवी कण, अवयवी कण सभी कोनों तथा काय के केंद्र पर उपस्थित, यानी कि ये सभी कोनों पर तो है ही, हम देख सकते हैं आराम से। तो अवयवी कण सभी कोनों पर भी है, इसके अलावा काय के इस पूरी बॉडी के सेंटर में भी है। ठीक है, यानी कि एक पूरा रूम है, तो रूम में बिल्कुल बीचों बीच मिड में एक हवा में लटका हुआ एक अवयवी कण है। ठीक है, तो इस तरह से अवयवी कण सभी कोनों पर और कहाँ आ गया, एक सेंटर में। तो इस तरह की व्यवस्था को बोला जाता है काय केंद्रित, काय के केंद्र में, या फिर अंतः केंद्रित इकाई कोशिका। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इसमें भी ज्ञात करना है अवयवी कणों की संख्या। ठीक है, तो बात करते हैं अवयवी कणों का योगदान। तब कोनों पर उपस्थित कणों का योगदान कितना हुआ बच्चों, अब तो अच्छे से याद हो गया होगा आपको, बिल्कुल कितना हुआ, 1/8 × 8, यानी 8 कण है और 1 का 1/8 जो है योगदान है, तो टोटल कितना हुआ, 1। अब बात करते हैं किसकी, केंद्र पर उपस्थित कण की। ठीक है, काय के केंद्र पर उपस्थित कण का योगदान कितना हो रहा है। अब सोचो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ कि क्या चीज होनी चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। यहाँ पर ये कण जो है वो पूरा का पूरा इस काय के अंदर है, यानी ये किसी से साझा नहीं हो रहा है, यानी ये दूसरे इकाई कोशिका में नहीं जा रहा है, या पूरा का पूरा इसी में ही है। तो इस पूरे कण का योगदान इस इकाई कोशिका में हो रहा है। तो यानी कि कितना योगदान हुआ बच्चों इसका, 1। एक ही कण है और पूरा इसके अंदर है, तो क्या हुआ, इसमें ये पूरा का पूरा योगदान हमारा इसमें हो रहा है। ठीक है, तो कितने हुए यहाँ पर, काय के केंद्र पर उपस्थित कण का योगदान कितना हुआ, 1। तो कुल कणों की संख्या कितनी हुई, कुल कणों की संख्या कितनी हुई मेरे बच्चों, यहाँ पे कणों की संख्या 1 + 1 यानी कि 2। टोटल कितने हुए, 2। यानी कि अगर हम बात करते हैं काय केंद्रीय कोशिका की या अंतः केंद्रित कोशिका की, तो इस प्रकार की कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 2। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगली तरफ बढ़ते हैं। ये तो थी हमारी अब तक की कहानी। अब आगे क्या बोलता है ये देखिए, आगे है अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, पहले तो हमने पढ़ी भी काय कोशिका जिसको बोला जाता है अंतः केंद्रित, ठीक है, और इसका नाम क्या है, अंत्य केंद्रित। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका में क्या होता है, अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका में अवयवी कण सभी कोनों पर तो उपस्थित है ही, इसके साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होंगे। आप देख सकते हो आराम से यहाँ पे कि एक तो कोनों पर है सभी तरफ, और किसी 2, यानी कि आप तो ये 2 फलक ये हो सकते हैं या आगे पीछे, तो कोई भी 2 विपरीत फलक अपोजिट डायरेक्शन वाले। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या कहेंगे कि अवयवी कण कहाँ उपस्थित है, अवयवी कण सभी कोनों तथा
किन्हीं दो तथा किन्हीं दो विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत फलकों के मध्य उपस्थित। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी बच्चों, अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका यानी कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब यहाँ पर जो है अवयवी कण सभी कोनों पर हैं, इसके अलावा किसी भी दो विपरीत फलक पर उपस्थित हैं। तो हमें पता है कि कोनों पर उपस्थित कणों का योगदान यानी इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो, है ना, कितना हुआ 8 है, एक का है 1/8 भाग, तो टोटल कितना हुआ मेरे पास में यहाँ पे 1। ठीक है, अब फलकों पर उपस्थित कणों का योगदान। अब कितने फलक पे उपस्थित है मेरे बच्चों, यहाँ पे सिर्फ 2 फलकों पे उपस्थित है, तो एक कितना कंट्रीब्यूट करता है, हाफ। हमने देखा अभी, बताया भी था मैंने, ये एक फलक कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये करेगा आधा, हाफ कंट्रीब्यूशन होगा इसका। ठीक है, तो इसका हाफ कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आधा अंदर है, आधा ऊपर की तरफ है, तो कितना योगदान हुआ, इसका योगदान हुआ मेरा 1/2। अब टोटल कितने पास है मेरे पास फलक पर, एक कण यहाँ, एक कण, यानी कि एक कण तो ये है 1 और ये कितना है 2, तो टोटल कितने कण है मेरे पास 2 कण, एक का योगदान है आधा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। तो कुल कणों की संख्या कितनी हुई, कुल कणों की संख्या हुई मेरे पास में 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका में यानी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में किस प्रकार कण व्यवस्थित होते हैं, और ये है इनके कुल कणों की संख्या। ठीक है, तो बच्चों ये तो था हमारा किसके बारे में, ये था हमारे परमाणुओं की संख्या के, अणुओं की संख्या के बारे में, जो कि कहाँ उपस्थित हैं, इकाई कोशिका में। ठीक है, अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं जिससे हमें पता चले कि हमने कितना जाना और समझा, उनको हम जानेंगे इन प्रश्नों के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने यह समझा कि किस तरह से हम परमाणुओं या अणुओं की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने देखा किस किस में, मौलिक प्रकार की, साधारण प्रकार की जिसे बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, और इसके अलावा काय केंद्रित यानी कि बॉडी सेंटर्ड BCC, और FCC यानी कि फलक केंद्रित, और अंत्य केंद्रित यानी कि एंड सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से चारों प्रकार की यूनिट सेल में हमने ये देखा कि किस तरह से हम जो है वो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स यानी कि परमाणु, अणु या फिर आयनों की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे प्रश्न। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है बच्चों, वो पहला प्रश्न हमारा किस पर आधारित है देखते हैं। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकाकी सेल की द्वारा कितनी, मतलब फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकाकी सेल कितने एकाकी सेल द्वारा समान रूप से साजित होती है। क्या मतलब है इसका, एक एकाकी सेल किसमें पूछ रहा है हमें, फलक केंद्रित मतलब कौन सा हुआ, FCC फेस सेंटर्ड। तो फलक केंद्रित में हमने ये देखा था कि जो अवयवी कण है वो कहाँ उपस्थित है बच्चों, हर एक फलक पर, 6 फलक है तो हर एक फलक के मध्य में और उसके साथ साथ सभी कोनों पर भी उपस्थित है। अब प्रश्न ये पूछता है हमसे कि इसमें एक एकाकी सेल यानी कि फलक केंद्रित में एक यूनिट सेल कितने यूनिट सेल से समान रूप से साजित होगी। ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास में, ऑप्शन है 8, 4, 2 या फिर 6। ये ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, तो इन ऑप्शंस में से हमें बताना है। देखो
फलक केंद्रित में हमने क्या कहा था, फलक केंद्रित में हमने कहा हर एक फलक पर, तो टोटल कितने फलक होते हैं बच्चों, 6 फलक, यानी कि कितना हुआ हमारा यहाँ पे टोटल हुआ है, टोटल है हमारा 6 फलक। ठीक है, तो 6 फलक की हम बात करते हैं किसमें, एफसीसी में, एफसीसी में। ठीक है, एफसीसी में हमारे पास होते हैं 6 फलक, 6 फलक है ना। तो जब 6 फलक हैं तो उस केस में ये कितने समान रूप से साजित होगा, देखो इस तरह से हम बना सकते हैं इसको, कैसे, ये मैं बना रही हूं, देखिए इसको, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें कितने फलक हैं टोटल बच्चों, ये हमारे पास में टोटल 6 फलक है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इसी प्रकार से यह कितने एकाकी सेल से जुड़ेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इसके आगे और एक पीछे की तरफ, यानी कि टोटल 6 यूनिट सेल। तो कितने एकाकी सेल द्वारा साजित हुआ ये, 6 यूनिट सेल, क्योंकि 6 फलक है तो सभी साइड्स में सभी तरह के क्या आ जाएंगे, यहाँ पे इकाई कोशिकाएं आ जाएंगी। तो हमारा जो उत्तर होगा वो उत्तर क्या होगा बच्चों, हमारा उत्तर होगा द, यानी कि 6। टोटल जो है फलक केंद्रित की अगर हम बात करें तो इसमें यह कितने एकाकी सेल द्वारा समान रूप से साजित है, कि पूरी तरफ से या सब तरफ से समान रूप से साजित होना चाहिए, साजित मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है, सबके साथ में साझा कर रहा है। तो कितने फलक है इसके पास में, 6 फलक, तो सब तरफ में एक यूनिट सेल आ जाएगी। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हुआ हमारा 6, यानी 6। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है बच्चों, ये प्रश्न है सोडियम क्लोराइड के एकांक कोशिका में कितने अणु होते हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड जो है वो किस तरह का इकाई कोशिका बनाएगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड में बनता है हमारा फलक केंद्रित, कौन सा बनता है, फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित के लिए अगर हम गणना करें किसकी बच्चों, अणुओं की, ये क्या पूछ रहा है कि एकांक कोशिका में कितने अणु होते हैं, 2 4 6 या फिर 8। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड मेरा किस तरह का है, ये है FCC यानी फलक केंद्रित। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित के लिए हमने क्या कहा था कि कैसे उपस्थित है, कण, अवयवी कण, अवयवी कण कोनों पर, कोनों पर, कोनों पर तथा फलकों पर उपस्थित है। हाँ, फलकों पर उपस्थित है। ठीक है, तो फलकों पर उपस्थित है अवयवी कण। तो कोनों पर हमने क्या करा था, कोनों पर हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आया है, हर एक कोने पर कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/8। और टोटल हमारे कितने नंबर ऑफ अणु यहाँ पे प्रेजेंट है, 8 कण उपस्थित है। तो 8 कण उपस्थित है तो 1 का योगदान कितना, 1/8, तो टोटल कितना हुआ हमारे पास में 1। ठीक है, और फलक पर हम फलकों की बात करें, अगर फलकों की बात करते तो हमारे पास में 1, टोटल 6 फलक है, तो 1 का योगदान कितना है, बताया था मैंने आपको, 1/2 यानी कि हाफ, आधा। तो आधा, और कितने फलक हैं टोटल, 6 अणु, तो कितना हुआ मेरा यहाँ पे 3, यानी कि कितना हुआ 3 + 1 अगर किया जाए तो क्या होगा, टोटल 4। तो यहाँ पर NaCl एकांकी कोशिका में कितने अणु होंगे, हमारे 4 होंगे। ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितने होंगे, टोटल 4 होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि इसकी व्यवस्था कौन सी है, FCC प्रकार की। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला हमारा प्रश्न है NaCl जालक की एकक सेल में, NaCl एकक सेल में अंतः केंद्रित घनीय है, 3 Na+ आयन रखती हैं, या 4 NaCl इकाई रखती हैं, या फिर इसमें वैद्युत आवेशित है। देखो NaCl जो होता है हमारा एक प्रकार का कैसा है, क्रिस्टल है, आयनिक। कैसा है, आयनिक। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि यह क्या बना रहा है, फलक केंद्रित, यही देखा हमने। तो NaCl की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर के शुरुआत में ही ये चीज बताई थी कि जो क्रिस्टल्स की जब हम बात करते हैं तो एक नियमित
व्यवस्था होती है, एक निश्चित ज्यामिति होती है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने देखा था NaCl की बात करें तो NaCl में ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पे देख जैसे Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस Na प्लस, ठीक है, और Cl माइनस Na प्लस, ठीक है, और यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, अगेन Cl माइनस Na प्लस एंड देन Cl माइनस Na प्लस। तो हमें एक निश्चित ज्यामिति देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि एक Na यहाँ पर बराबर, यानी कि जो रेशियो होता है, जो स्टोइकियोमेट्रिक यहाँ पे जो रेशियो है, जो अनुपात है Na और Cl का, वो बराबर है 1:1, यानी कि अनुपात जो है वो रेशियो जो है वो बराबर है। 1:1 मतलब 1:1 नहीं है, कहने का मतलब क्या है कि रेशियो क्या है, सोडियम और क्लोराइड दोनों का बराबर आयनिक क्रिस्टल बन रहा है, यानी सोडियम पर धनायन चार्ज है और क्लोरीन पर हमारा ऋणायन आवेश है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल देखो एक Cl माइनस यहाँ पे देखो तो 4 Na से घिरा हुआ है, ठीक है, और एक Na की बात करें तो एक Na मेरा यहाँ पे 4 Cl से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें जब हम NaCl की बात करते हैं तो NaCl में हमारे पास अनुपात क्या है, बराबर है Na और Cl का। तो यहाँ पर ये फलक केंद्रित काय कोशिका बनाएगा, वहां पे सभी कोनों पर, है ना, ज्यादातर जो है अगर हम उसकी बात करते हैं इसकी संरचना में, तो कोनों पर और उनके फलकों के मध्य में हमारे क्लोराइड आयन जो है वो व्यवस्थित रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल अगर हम बात करते हैं NaCl जालक एकक सेल की, तो क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कितनी इकाई रहती है ना। एक एकक सेल में NaCl की कितनी इकाई हुई बच्चों, 4 NaCl इकाई कितनी होती है, 4, क्योंकि ये आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल बनाएगा, तो यहाँ पर इसकी रहती है 4 NaCl इकाई, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर होगा 4 NaCl इकाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है पोटेशियम क्रिस्टलित होता है, बिल्कुल सही है, पोटेशियम क्रिस्टलित है, बट पोटेशियम में कौन से तरह की क्रिस्टल की संरचना है, फलक केंद्रित घनाकृति जालक है, या फिर अंतः केंद्रित घनाकृति जालक है, या साधारण घनाकृति है, या फिर समचतुर्भुजीय जालक है, ठीक है। तो पोटेशियम की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फलक केंद्रित मतलब मेरा कौन सा हुआ, FCC, ठीक है, अंतः केंद्रित मतलब BCC, और साधारण हमारा SCC, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहता है कि पोटेशियम जो है उसमें किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो बच्चों पोटेशियम की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे संरचना पाई जाती है अंतः केंद्रित घनाकृति जालक। किसकी, अंतः केंद्रित घनाकृति जालक की संरचना हमारे किस में पाई जाती है, पोटेशियम क्रिस्टलित में। तो पोटेशियम क्रिस्टलित होता है अंतः केंद्रीय, अंतः मतलब अंतः अंदर के, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो यहाँ पे BCC वाली संरचना हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी क्रिस्टल में यदि प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल की संरचना क्या होगी। प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। तो हमारे पास में हमें पता है कि हमने कैलकुलेट करी थी, सब में करी थी। सामान्य घनीय में अगर हम बात करते हैं तो सामान्य घनीय में हमारे पास में कितनी आई थी, 1। सामान्य घनीय में प्रति परमाणुओं की संख्या कितनी थी, 1। फलक केंद्रित में हमने निकाली 4, और अंतः केंद्रित घनीय में हमने क्या निकाल दी थी, अंतः केंद्रित घनीय में थी हमारी 2, ठीक है। तो हमारा उत्तर तो यही सॉल्व हो गया। हमारे पास क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल में यदि इकाई परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, तो वह संरचना कौन सी होगी, तो वो संरचना होगी हमारी अंतः केंद्रित घनीय संरचना, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरी कौन सी संरचना हुई, ये हुई अंतः केंद्रित घनीय। देखो अष्टफल की तो हमारी क्या बनती है, रिक्ति। अष्टफल की क्या होगी हमारी, रिक्ति। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्रिस्टल में इकाई प्रति इकाई परमाणु की संख्या कितनी है, 2 आ गई। तो किस प्रकार की संरचना होगी, अंतः केंद्रित घनीय संरचना उसमें होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ZNS की संरचना है। ZNS की संरचना कैसी होती है, जिंक सल्फाइड
अंतः केंद्रित घनीय संरचना होगी, फलक केंद्रित घनीय होगी, सरल घन होगा या फिर फ्लोराइड संरचना होगी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं जिंक सल्फाइड की, तो यहाँ पर हमें जो संरचना मिलती है वो वही मिलती है जो हमें NaCl में मिलती है, यानी कि इन सभी में NaCl की बात करें या जिंक सल्फाइड की बात करें तो जो अनुपात होता है वो धनायन ऋणायन का बराबर होता है। ठीक है, यानी 1:1 या 2:2, 3:3 जो भी होगा वो कैसा होता है, समान होता है, कोई बदलाव उसमें नहीं होता। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास में जब इस तरह के जो हमें देखने को मिलते हैं क्रिस्टल, यानी कि NaCl हो, जिंक सल्फाइड हो, जो आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है, आयनिक क्रिस्टल का, आयंस का फॉर्मेशन होता है इसमें। तो आयनिक यानी जिंक ब्लेडेड भी उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा बच्चों, तो यह ज्यादातर हमारा क्या बनाता है, फलक केंद्रीय, क्योंकि यहाँ पे अनुपात हमारा सही रहता है, सेम रहता है, 1:1, 2:2 जो भी रहेगा, जैसे NaCl का 4:4 रहता है। ठीक है, तो यहाँ जिंक ब्लेडेड का भी क्या होता है, जिंक का भी 4:4 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी संरचना बनाएगा, ये मेरी बनाएगा फलक केंद्रीय घनीय। कौन सी बनाएगा, फलक केंद्रीय घनीय, यानी FCC। कौन सी बनेगी, FCC, फलक केंद्रित घनीय संरचना। ठीक है बच्चों, तो ये हमने जाना किसके बारे में, ये हमने जाना परमाणु या अणुओं की संख्या के बारे में। तो हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग प्रकार की जो हमारी इकाई कोशिका है, पहले तो हमने इकाई कोशिका को अलग अलग प्रकार में विभाजित किया, वर्गीकृत किया कि किस तरह से जो है वो इकाई कोशिकाएं जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। हमने जो हम पढ़ते हैं वो 4 प्रकार की है, और 4 प्रकार की में हमने जो अलग अलग तरह से देखी, उन सभी में हमने ये देखा कि किस तरह से हम अणुओं या परमाणुओं की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं बहुत इजीली, आराम से। यानी साधारण इकाई कोशिका में भी हमने अवयवी कणों की संख्या, देखो अवयवी कणों की संख्या से मतलब क्या है कि वहां पर जो कण उपस्थित हैं क्या वो पूरी तरह से उसी सेल के हैं या किसी और से भी साजित कर रहे हैं तो कितना पार्ट, कितना भाग साझा कर रहे हैं, यही हमने जाना। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया, हमने गणना की कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की इकाई कोशिका में जो है वो परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या अलग अलग होती है। साधारण प्रकार की में कितनी हुई, 1। ठीक है, फलक केंद्रित में कितनी होती है हमारी, 4। और इसके अलावा अंतः काय केंद्रित या फिर अंतः केंद्रित या काय केंद्रित जिसे बोला जाता है, बॉडी सेंटर्ड BCC, उसमें 2। और अंतः केंद्रित उसमें हमने देखा एंड सेंटर्ड में कितनी, 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग जो है वो अवयवी कणों की गणना आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सबने मेरे साथ बहुत अच्छे से एंजॉय किया और समझा इस चीज को। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।